अनुवर्ती विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। कक्षा 6 की पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.1 को हल किया था, जिसके अंदर गुणनखंड और गुणन हमने पढ़े थे। अब आगे है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये क्या होती है इनको देखते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि किन्हीं संख्याओं का गुणनखंड लिखना हो, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने क्या कहा, इनका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 1 का गुणनखंड क्या होता है, केवल 1 होता है। 2 का 1 और 2। गुणनखंड क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 1 और 2 का 2 में पूरा भाग जाता है। फिर 3 के गुणनखंड 1 और 3। 4 के होते हैं 1, 2 और 4। 5 के 1 और 5। 6 के होते हैं 1, 2, 3 और 6। 7 के 1 और 7। 8 के 1, 2, 4 और 8। 9 के होते हैं 1, 3, 9। 10 के 1, 2, 5 और 10। 11 के 1 और 11। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये इनके क्या है, गुणनखंड है ना, दी हुई संख्या के गुणनखंड है। अब देखो, इन्हीं के आधार पर इसने क्या बोला, अभाज्य संख्या की एक परिभाषा दी है। क्या, इन संख्याओं में आप ऐसे संख्या ढूंढो जिनके केवल सिर्फ 2 गुणनखंड हो। यह है एक, इसमें भी इसके 2 गुणनखंड है, इसके भी 2 गुणनखंड है, इसके भी 2, इसके भी 2 है। अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा दी कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ न तो कम होना चाहिए न ही सिर्फ ज्यादा होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब 2 अभाज्य संख्या, 3 भी है, 5 है, 7 है और 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इन संख्याओं को देखो, इनके जो गुणनखंड है उनमें देखो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। दूसरा जो गुणनखंड है वो कौन सा है, जो संख्या है वही है 2। 3 के लिए दूसरा गुणनखंड 3, 5 के लिए दूसरा भी 5, 11 के लिए दूसरा 11, 7 के लिए दूसरा 11। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वे होती है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, एक क्या होता है, वो संख्या खुद होती है। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इन संख्याओं का इनमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनमें सिर्फ 1 व स्वयं यानी खुद का ही क्या वो भाग जाए, स्वयं का भाग जाता है। ये बात आई समझ में। फिर आगे चलते हैं भाज्य। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बहुत सारे इस प्रकार इनके क्या बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। अब देखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की क्या परिभाषा होगी, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये इसकी क्या होती है, परिभाषा होती है। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, इस प्रकार यह संख्या बहुत सारी बनेगी, जो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या की और परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जो अभाज्य नहीं होती, और या फिर जिनके अंदर खुद 1 और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भी क्या होता है, भाग जाता है। जैसे 4 है, 1 और 4 का जाएगा, 2 का भी जाता है, 6 में 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, यानी 1 और खुद के अलावा अन्य संख्या का क्या होता है, इसके अंदर भाग जाता है। तो यह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब इन दोनों में देखो, 1 किसके अंदर आया, फिर 1 के अंदर तो 2 गुणनखंड है, तो अभाज्य भी नहीं आ सकता। और भाज्य की क्या परिभाषा है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसके तो केवल सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, तो ये भाज्य के अंदर भी हम नहीं रख सकते। तो
एक जो होता है हमें इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि एक ना वो क्या होता है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। एक को न तो भाज्य की श्रेणी में रखा और न ही अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। एक दोनों ही नहीं होता, एक अलग ही होता है, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। दूसरा इसका टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा भाग जाए, वे संख्या क्या होती है? सम संख्याएं होती है। या फिर एक परिभाषा और देख सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वे संख्याएं क्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सभी क्या है? सम संख्या है। फिर आगे आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, जिन संख्याओं में 2 का भाग न जाए, वे संख्या क्या होती है? विषम संख्या। या फिर जिनके अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये आए, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। इतना आया समझ में। इसमें भी एक पॉइंट ये है कि 0 को न तो सम मानना है न ही विषम। ये न तो क्या है? सम है और न ही ये क्या है? विषम। दोनों ही नहीं है ना, दोनों की श्रेणी में नहीं लेते इसको। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या फिर विषम होता है यदि वो दोनों सम संख्या हो या फिर दोनों विषम संख्या हो। अगर दो संख्याएं दे दी और दोनों संख्या सम हो तो उनका योग हमें बताना है कि वो योग सम होगा या फिर विषम होगा। दो संख्या लेनी है, अगर दोनों सम हो तो उनका योग सम होगा या फिर विषम होगा, ये हमें क्या करना है? इसके अंदर बताना है। तो जो पहला है कि अगर दोनों संख्या सम हो, तो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, हम रटेंगे नहीं है ना कुछ भी। कि जैसे मान लो एक संख्या 2 है, एक संख्या 4 है, दोनों सम संख्या है, दोनों को जोड़ने पर कितना मिला? 6। क्या मिला? सम संख्या मिली। यानी अगर वो दोनों संख्या सम होती है तो उनका योग भी क्या होगा? सम होगा। ये इसका उत्तर होगा, उनका योग भी क्या होगा? सम होगा। दूसरा भी देखो, अगर वो दोनों संख्या विषम हो, दो संख्या जोड़नी और दोनों क्या हो? विषम हो। जैसे हमने दो विषम संख्या ली, 3 और 5, दोनों विषम संख्या है, इनको जोड़ने पर क्या मिला? 8 मिला। 8 मिल रहा है, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। यानी अगर दोनों संख्या विषम हो तब भी उनका योग क्या आएगा? सम ही आएगा। ये ध्यान रखना है। तो कहने की बात क्या हो गई कि दो सम संख्या और दो विषम संख्या अगर उनको जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़े तो क्या मिलेगा? हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। कैसे? नहीं पूछा इसके अंदर। अगर मान लो हम देखते हैं कि अगर 2 में 3 को जोड़ें, एक सम है एक विषम, तो क्या मिलेगा? 5 विषम संख्या मिल रही है। कहने का मतलब एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर क्या मिलती है? विषम संख्या प्राप्त होती है। अगला देखो दूसरा सवाल, इसका सत्य और असत्य बताना है। तो इसका पहला सवाल देखो, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्या ले लो कोई सी भी, जैसे हमने ली 3, 5 और 7, और इनको हमने क्या किया? जोड़ा। जोड़ के देखो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, क्या मिला? विषम मिला। इसने क्या बोला कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्या का योग क्या होता है? सम नहीं होकर क्या होता है? विषम होता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। क्रॉस का चिन्ह का मतलब असत्य है। ठीक है। अगला देखो, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। ले लो कोई सी भी संख्या, देखो 2 विषम संख्या, तो 2 विषम संख्या 3 और 5 ली, एक सम संख्या 2 ले ली सम संख्या में, तो इनको जोड़ो, 3 और 5 8, 8 और 2 क्या होता है? 10। तो इसने क्या बोला? यही बोला है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा।
तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो तीन विषम संख्या ले 3 5 7, 3 पंचे 15, 15 सत्ते कितना होगा 105। तो ये क्या है, एक विषम संख्या है। ये बोला क्या इसने कि तीन विषम संख्या का गुणनफल, गुणनफल एक विषम होता है, विषम ही होता है, तो ये क्या होता है, कथन सत्य हो गया। अगला देखो, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। ये कथन तो हमें सीधा पता है कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो 2 भी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है जो कि क्या है, सम है। जबकि इसने क्या बोला कि सभी संख्या, सभी अभाज्य संख्या विषम है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं है कि क्योंकि इसके अंदर एक 2 क्या होता है, सम संख्या भी होती है। तो ये कथन असत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दें तो सदैव विषम, इसको ध्यान रखना, सदैव विषम होता है, ये हमें चेक करना है। जैसे मान लो एक सम संख्या 2, इसमें मैंने 2 का भाग लगाया, कितना मिला, 1 मिला, ठीक है, विषम मिल रहा है। विषम संख्या के अंदर 2 का भाग लगाने पर विषम मिला। जैसे मान लो 6 के अंदर 2 का भाग लगाया, कितना मिला, 3, ये भी क्या है, विषम है। लेकिन इसने बोला सदैव विषम होता है, तो सदैव के लिए देखो, अगर मान लो मैं 4 के अंदर भी 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना मिलता है, 2, अब क्या सम हो गया। अगर 8 में 2 का भाग लगाती है तो कितना मिलता है, 4, ये भी क्या है, सम। तो सदैव सत्य है क्या, देखो, यदि किसी सम संख्या को, यदि किसी सम संख्या, ये सभी सम संख्या है ना, 2 6 4 8, ये सम संख्या है, अगर इनको 2 से भाग दें तो सदैव विषम प्राप्त नहीं होगा, सदैव विषम प्राप्त नहीं होगा, कभी सम भी प्राप्त होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य है। अगला देखो, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य जो संख्या होती है उनके 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक होता है, एक वो संख्या क्या होती है, खुद होती है। ये 2 गुणनखंड मिलते हैं। तो 2 गुणनखंड तो मिलते हैं ना, जबकि इसने क्या बोला कि उनके कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला देखो सवाल, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग, अब अभाज्य संख्या जैसे मान लो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इनका योग 8, चलो ये तो सम है, हमेशा सत्य तोड़िए। देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है, इसके अंदर दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी तो कितना मिला, 5, ये अब की बार क्या मिल गया, विषम मिल गया। तो हमेशा ये कथन सत्य नहीं होगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम नहीं होता, कभी कभी हो सकता है। तो ये कथन भी असत्य हो गया, क्योंकि 2 और 3 का योग 5 विषम प्राप्त हो रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग विषम प्राप्त भी होता है। अगला देखो, H, केवल 2 ही एक अभाज्य सम संख्या है, ये सत्य है। P, सम संख्याओं के अंदर 2 ही एक ऐसी संख्या होती है जो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य सम संख्या है। ये कथन सत्य होगा, ध्यान रखना। अगला है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है क्या, 2 भाज्य होती है क्या, ये सम संख्या है, ये क्या भाज्य है, नहीं है, इसलिए ये कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। अगला देखो, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, ये कथन सत्य है। कोई सी भी 2 आप सम संख्या उठा के देख लो, 2 गुणा 4 8, 6 गुणा 4 24, किन्हीं भी 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सम ही होता है। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार सत्य और असत्य वाला सवाल हम उदाहरण के द्वारा कर लेंगे, रटना नहीं है, हमें ऐसे एग्जाम्पल लेके देख लेने तो पता हमको चल जाएगा कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 3, संख्या 13 और 31 2 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3, इन दोनों के अंदर 2 ही अंक है, 1 और 3। तो शोधक हमें क्या करनी है, शोधक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो जैसे मान लो 17 है और 71 है, 17 और 71, इन दोनों में देखो केवल 2 ही अंक है, कौन कौन, 1 और 7, इसमें भी 1 और 7, और ये दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको शोधक की संख्या में ढूंढना है, आपको करना है 2 संख्या और मिलेगी जिनके अंदर क्या होगा, केवल 2 ही अंक होंगे और उनको पलटने पर भी क्या बनते हैं, अभाज्य संख्या ही बनती है। तो कर लेना आप इसको। चौथा सवाल देखो, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखनी है। हमें अभाज्य अलग लिखनी है और भाज्य अलग लिखनी है। कहाँ तक, 20 से छोटी वाली, यानी 19 तक लिखनी है। तो
सबसे पहले अभाज्य में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 तक ही लिखनी है। भाज्य के अंदर कौन कौन सी होगी? 1 नहीं होगा, भाज्य संख्या लिखनी है ना। तो भाज्य 1 जो होता है वो ना अभाज्य होता है, नहीं भाज्य होता है। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा? 4 से। 4, 6, 8, 10, 12, 14, बाद में 15, 16, 18, ये क्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। पांचवा देखो, 1 व 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी, देखो कौन से सबसे बड़ी? 7 है 1 और 10 के बीच में, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, आया समझ में?